नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द न्यायमिशन एकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं संविधान की, और क्रमवार चीज़ें चल रही हैं तो आज संविधान का स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग 1793 का एक्ट पढ़ चुके हैं, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ चुके हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ चुके हैं, बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं और उससे समझ चुके हैं कि कंपनी क्या कर रही है अपने देश में, और कंपनी के ऊपर बैठे हुए ब्रिटिश जो संसद है, ब्रिटिश संसद, वो क्या कर रही है और कंपनी पर नियंत्रण लगा रही है, कंपनी पर नियम कानून लगा रही है। क्योंकि वो कंपनी को अगर डायरेक्ट हटा देती है तो उससे कहीं ना कहीं भारत में दिक्कत आ जाएगी और वो शासन नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे कंपनी विरोध भी कर देगी, कंपनी विरोध कर देगी अगर डायरेक्ट हटा जाएगा उन्हें। तो इसलिए धीरे धीरे कंपनी उन पर नियम कानून लगा रही है और उन्हें अब उनके जो अधिकार हैं वो अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है इनडायरेक्टली। और कंपनी जानते हुए भी ये कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी ने ही, ब्रिटिश संसद ने ही उसे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही उसे भेजा था। ठीक है, आज बात करते हैं कि 1793 का एक्ट। अभी हम लोग 1793 की बात की हमने, 1773 की बात की, आज बात करेंगे 1793 की बात। और पिट्स इंडिया के बारे में बात की, सेटलमेंट एक्ट के बारे में बात की, और पिट्स इंडिया में जो बताया था हम लोगों ने आपको कि जो कमियां रह गई थी 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट का जो चार्टर आया था। चार्टर मतलब होता है राजलेख, जो राजा का लेख होता है उसे हम राजलेख बोलते हैं, उसे इंग्लिश में हम चार्टर बोलते हैं। तो 1773 का जो चार्टर था उसमें कुछ नियम कानून बनाए गए थे कंपनी के लिए, तो रेगुलेट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी, जो कि कुछ कमियां रह गई थी। उसको 1781 का जो था सेटलमेंट एक्ट, उससे कहीं ना कहीं दूर की गई। और फिर उसके बाद में बात करते हैं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, उससे कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की गई, और जो बच गए हैं उन्हें आज हम आगे पढ़ेंगे कि उसके बाद में क्या हुआ। उसके बाद में ये हुआ कि जो 1793 का चार्टर है, चार्टर सबसे पहली बात याद करिएगा कि चार्टर जो होता था वो 20 सालों में आता था। चार्टर जो होता था वो 20 सालों में आता था। ठीक है, 1773 में आया था, अब 1793 में आ रहा है। चार्टर मतलब राजलेख। ठीक है, 1793 का जो चार्टर था, 1793 का चार्टर क्या था? 1793 का जो चार्टर था उसमें यह था कि जो बीओसी थी, बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सबसे पहले बात करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। जो बीओसी थी उसको क्या किया गया, उसके जो अधिकारी हैं उनकी जो सैलरी है वो भारतीय खातों से, मतलब भारत की संचित निधि से, मतलब भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करें, जिसे हम नियंत्रक मंडल कहते हैं, नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारत की संचित निधि या भारत के राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया, दिए जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब आती है दूसरी बात। भारत में जो कंपनी थी उसके एकाधिकार को समाप्त किया गया है। अभी बात करें 1793 है। ठीक है, अभी बात करेंगे 1793 की बात कर रहे हैं, फिर बात करेंगे 1813 के चार्टर की। ठीक है, 1813 के चार्टर की बात करेंगे, उसमें एकाधिकार को समाप्त किया गया। अब इसमें बात करते हैं कंपनी के व्यापार को या अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। अच्छा, बात करते हैं कि इसमें बात आती है कि लिखित विधि के प्रशासन की नींव पड़ी, मतलब जो भी नियम कानून बनेंगे वो सब के सब लिखित रूप में बनेंगे, मौखिक रूप कुछ नहीं होगा। तीसरा पॉइंट इसमें है कि लिखित विधि मीन्स होता है नियम कानून, विधि प्रशासन की
नींव पड़ी। अच्छा, बात करते हैं कि ब्रिटेन की। हमारा जो हमारा नहीं कहेंगे, ब्रिटेन जो है, ये ब्रिटेन एक द्वीप की तरीके है और ये आपका यूरोप है इधर, और यहाँ पे फ्रांस है। तो फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नेपोलियन। फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नेपोलियन। ये आपका ब्रिटेन है। ब्रिटेन क्या कर रहा था? ब्रिटेन ने कंपनी भेजी थी। कहाँ भेजी थी? भारत। किस चीज़ के लिए? व्यापार के लिए। ठीक है, कंपनी क्या कर रही थी? भारत में व्यापार कर रही थी। पर एक कंपनी भेजी गई थी, उसमें कुछ हिस्सेदार थे और भारत भेजी गई थी व्यापार करने के लिए। किसने भेजा था? ब्रिटेन की संसद ने भेजा था। अब जो ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी थी, पूरा भाई देश से एक कंपनी थोड़ी होगी, ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी थी। तो जो ब्रिटेन की अन्य कंपनियां थी वहाँ वो भी व्यापार कर रही थी अपने ब्रिटेन में। तो यहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था नेपोलियन, जो कि यूरोपियन था, नेपोलियन था। उसका नाम क्या था? नेपोलियन। नेपोलियन जो था उसकी विचारधारा कुछ ऐसी थी कि वह ब्रिटेन और ब्रिटेन की पार्लियामेंट और जो ब्रिटेन की कंपनी है उसको नीचा दिखाने की कोशिश, उसे धराशायी करने की कोशिश हर वक्त करता रहता था। कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करता था जिससे वह ब्रिटेन का विरोध कर सके, कंपनी का विरोध कर सके और ब्रिटिश पार्लियामेंट का विरोध कर सके। ये कौन करता था? नेपोलियन। अब बात आती है कि नेपोलियन ने एक संस्था का निर्माण किया, मतलब बहुत अच्छे चर्चित व्यक्ति था, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति था। और नेपोलियन ने क्या किया कि कुछ लोगों को इकट्ठा किया अपने कंट्री के, यूरोप में जो कंट्री थी, या फ्रांस है आपका, अन्य कंट्रियाँ भी हैं, उनको एकत्रित किया और कहा कि ब्रिटेन के जो भी व्यापार हैं, ब्रिटेन के जो भी व्यापार हमारे देश से हो रहे हैं वो ना हो। जो ब्रिटेन से सामान खरीदा जाता है वो हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है। और ब्रिटेन क्या था उस वक्त, कंपनी में, ब्रिटेन में जो कंपनियां थी वो औद्योगिकरण बहुत अच्छे से कर रही थी और जो मशीनरी था, मशीन का काम था, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा था ब्रिटेन में। ठीक है, नई नई मशीन आ रही थी, नए नए व्यापार हो रहे थे, जिससे ये लोग, ब्रिटेन के जो लोग थे, यूरोप में व्यापार करते थे। नेपोलियन ने क्या किया कि कुछ कंट्रीज़ को मिलाकर उसने कह दिया कि भाई हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे, हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे। तो उसके बाद हुआ क्या कि जो ब्रिटेन है उसको, ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं वो भाई दिक्कत में आ गई। ब्रिटेन की कंपनियां जाती हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। कहाँ जाती हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाती हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपने एक कंपनी बनाकर भेजी है भारत व्यापार करने के लिए। हमारी जो कंपनी यहाँ पर ब्रिटेन में है उनका व्यापार चल नहीं रहा है, क्योंकि अन्य देश मना कर रहे हैं सामान खरीदने से, तो उनका व्यापार चल नहीं रहा है, हमारा व्यापार चल नहीं रहा। और आपने जो कंपनी भारत भेजी है उसे आपने एकाधिकार दे दिया है कि सिर्फ आप ही व्यापार करेंगे वहाँ पर। तो इसके चलते हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ, हम अपना व्यापार करें तो कैसे करें। इसी के चलते ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसने 1813 के चार्टर में यह कहा कि आप जो अन्य कंपनियां जो हैं वो भारत में व्यापार कर सकती हैं। अन्य कंपनियां भी व्यापार कर सकती हैं भारत में, लेकिन उन्हें कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वह अन्य कंपनियां भी वहां पर व्यापार कर सकती थी। ये था बैकग्राउंड कि क्यों 1813 के चार्टर में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अन्य कंपनियों को अधिकार दिया कि आप वहां व्यापार करें। तो इसका कारण भी जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये 1793 जो चार्टर था, इसके मुख्य 3 बातें थी। वैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि यूट्यूब पर दिखाने के लिए कि हमें बहुत ज़्यादा आता है, आलतू फालतू के पॉइंट्स ले आते हैं और लिखते हैं कि देखो हमने 1793 का एक्ट सारी किताबों में इतना छोटा दिया है, हम इतना बड़ा बता रहे हैं, ढूंढ के पढ़ रहे हैं। भाई फालतू की चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो? जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ाइए, बस बात खत्म है। समय के ऊपर बात करना। पता है आप पढ़े हैं, पता है आप बहुत नॉलेज है आपके पास, बट उससे समय की बर्बादी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर आता है 1813 का चार्टर। फिर आता है 1813 का चार्टर। इसमें क्या किया गया? हमने अभी आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन के बारे में बताया,
और नेपोलियन के बारे में बताया। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है कि कंपनी के, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें कि कंपनी के एकाधिकार, एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्व के साथ व्यापार, पूर्व के साथ चाय का तथा चीन के साथ व्यापार लगातार रखा। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया गया, बता चुके हैं आपको कि अन्य कंपनियां भी आना चाहती थी भारत व्यापार करने के लिए, तो एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और एकाधिकार तो था जो कंपनी का, उसे समाप्त कर दिया, लेकिन कहा गया कि आप जो पूर्व के साथ व्यापार करते हैं वो कंटिन्यू रखिए, और चीन के साथ जो व्यापार करते हैं उसे आप कंटिन्यू रखिए। उसमें आपका एकाधिकार रहेगा, दो चीज़ों में, पूर्व के साथ और चीन का व्यापार। और जो भारत में आप व्यापार करते हैं और अन्य जगह पर जहाँ व्यापार करते हैं वहाँ पर आपका एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन की कंपनियां तथा अन्य व्यक्ति, ब्रिटेन की कंपनी तथा अन्य व्यक्ति से मतलब है कोई सामान्य आदमी, जैसे हम हैं, हम अमेरिका, यहाँ से भारत की कंपनी जाती है अमेरिका व्यापार करने के लिए, तो कुछ ऐसा नियम भारत सरकार बनाती है कि वो यहाँ के जो आम नागरिक हैं वो भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, पर कारण क्या है वो देखिए। ब्रिटेन की कंपनी तथा अन्य व्यक्ति भारत में व्यापार तथा रह सकता था, व्यापार कर सकता था और रह सकता था, लेकिन कारण क्या है इसमें, लेकिन उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से लाइसेंस, एक मिनट, लाइसेंस लेना होगा। क्या करना होगा, लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया। लाइसेंस जब लेते हैं उसकी एक कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया। जब आप लाइसेंस लेंगे तभी आप वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, तभी आप वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि कुछ ऐसा किया गया कि कहा गया कि भाई अगर हम वहाँ से कर्मचारी अपने मंगाते हैं, ब्रिटिश जो कंपनी थी यहाँ पे व्यापार कर रही थी भारत में, तो उसने सोचा कि अगर हम अपने ब्रिटेन से मंगाते हैं कर्मचारी, चाहे वो लिपिक हो, चाहे वो कोई फौजी हो, या फिर कोई कुछ भी, कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, अगर वहाँ से मंगाते हैं हम, तो सबसे पहली बात उसे वेतन अच्छा देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात उसे रहने खाने की व्यवस्था अच्छी से करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरी बात उसको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। ये तीन कारण हो गए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे रहने खाने का व्यवस्था करनी पड़ेगी, रहने खाने की। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सैलरी, मतलब वेतन अच्छा देना पड़ेगा, सैलरी अच्छा देना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरी बात क्या करना पड़ेगा, उसे सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। उसे क्या करना पड़ेगा, सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। अगर ब्रिटिश कंपनी जो है ब्रिटेन अपने देश से कोई कर्मचारी या अधिकारी को नियुक्त करता है, कर्मचारी एंड अधिकारी को नियुक्त करता है, कर्मचारी व अधिकारी को नियुक्त करता है, उसको यह तीन चीज़ें देनी पड़ेंगी। पर हुआ क्या, सोचा कि कुछ ऐसा बनाते हैं कि भारत के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं नहीं, ठीक है, तो ऐसा कुछ करते हैं कि इनकी शिक्षा को ही हम बढ़ाते हैं, और इन्हें जब शिक्षा देंगे हम तो ये शिक्षित हो जाएंगे, और जब शिक्षित हो जाएंगे तब इनकी शिक्षा का प्रयोग हम करेंगे। तो जो कर्मचारी हम अपने ब्रिटेन से मंगाते हैं, जो नियुक्त करते हैं ब्रिटेन के, वो हम उन्हें अच्छी सैलरी देते हैं, और यहाँ के अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें नॉलेज देंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे, तो यहाँ के हम कर्मचारी रख सकते हैं और नॉर्मल सी सैलरी देनी पड़ेगी, और उन्हें रहने खाने की व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी, और ना सुरक्षा देनी पड़ेगी, और एक दूसरी तरीके से वो गुलाम भी हमारे होंगे।
ठीक है। तो तीसरी बात क्या की गई कि भारतीयों की शिक्षा के लिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, कितने, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया गया, देने का प्रावधान किया गया। अब 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च होंगे। यह नियम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने चार्टर के द्वारा यह घोषणा की, ठीक है। अब 1 लाख रुपए खर्चा होगा उनके शिक्षा पर, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। पर कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए जो सैलरी, उसका मतलब जो पूरा पैकेज दिया जाता था एक साल में 1 लाख रुपए का, उसको भी कहीं ना कहीं काटा छाटा जा रहा था, मतलब पूरा शिक्षा पर नहीं लग पा रहा था। वो क्यों नहीं लग पा रहा था, इसके एक कारण था, मुख्य कारण था, समझिए। देखिए, ये चौथा पॉइंट जो था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईसाई मिशनरियों का प्रवेश भारत में लागू कर दिया और कहा और धर्म प्रचार प्रसार की आज्ञा दी, और धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी। अब क्या हुआ कि 1813 के चार्टर में जो हमने आपको चौथा नियम लिखवाया है, उसमें यह कहा गया कि जो ईसाई मिशनरी हैं, जो ईसाई पादरी हैं, पादरी जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से चर्च में पादरी होते हैं, तो पादरियों का प्रवेश लागू कर दिया। यहाँ पे कहाँ कर दिया, भारत में लागू कर दिया कि आप जो है भारत में जाइए, अपना धर्म प्रचार प्रसार कीजिए और लोगों का धर्म परिवर्तन कराइए। तो ईसाई मिशनरी जो थी उन्हें यहाँ पर मतलब लाया जाने लगा, ठीक है, और कहा गया कि आप धर्म प्रचार प्रसार कीजिए, ठीक है। अब अभी हमने आपको एक बात बताई कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया जा रहा था। अब भाई ईसाई आए हैं, ईसाई मिशनरियाँ आई हैं, धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो चर्च बनाएंगे, वो कॉलेजेस बनाएंगे। आपने सुने होंगे सेंट थॉमस करके, और ये चर्च मतलब क्रिश्चियन कॉलेज हैं, ये आज के नहीं हैं, ठीक है, ये उसी ज़माने के स्थापित किए हुए कॉलेज है जो आज चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, वो कॉलेज भी बनाएंगे शिक्षा के लिए, उसमें धर्म परिवर्तन भी कराएंगे। जब कॉलेज बनाएंगे वो, जैसे मान लीजिए कि ये कॉलेज बनाया उन्होंने, ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने, जो ईसाई लोग थे, उन्होंने अपना एक कॉलेज बनाया, ठीक है, उसमें एडमिशन लिया, लोगों का एडमिशन लिया, ठीक है, एडमिशन लेने के बाद में कहा गया कि वहाँ से उन्हें शिक्षा दी गई, साथ साथ ये शिक्षा तो वो दे ही रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसी मतलब धर्म प्रचार प्रसार एक तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश किया जा रहा था लोगों का, कुछ ऐसी बातें बताकर कि लोग आकर्षित हों और ब्रेन वॉश हो लोगों का, और वो अपना धर्म परिवर्तन करें और धर्म प्रचार कर रहे थे, ठीक है। उसके साथ में उन्हें ये कॉलेज है, समझ रहे हैं आप, ये एक कॉलेज है, उसके अंदर हो क्या रहा है ये भी समझिए। आपकी शिक्षा भी दी जा रही है, धर्म का प्रचार भी हो रहा है, सबसे पहले एडमिशन किया, फिर शिक्षा दी, फिर धर्म का प्रचार भी हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हम आपको नौकरी भी देंगे, बशर्ते आपको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। ये लालच भी दिए जाते थे। नौकरी किस आधार पर, धर्म परिवर्तन के आधार पर नौकरी मिलती थी, धर्म परिवर्तन के आधार पर नौकरियां मिलती थी। आज भी ऐसा है, और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है मैं कुछ कह सकूं, आज भी ऐसा है कि यहाँ सिर्फ नौकरी के चक्कर में धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है, ये कहाँ मतलब प्लेस भी मुझे क्षमा कीजिए, तो ये मतलब नॉलेज है मुझे कि ये कैसे होता है, ठीक है। नौकरी देने के चक्कर में धर्म परिवर्तन करा जा रहा है। और नौकरी किस लिए भाई, भारत में जो है आज
आज भी जो है बेरोजगारी बहुत अच्छे लेवल पर है। आपने अभी देखा होगा कि 15 वैकेंसी थी और लाखों फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, वो तो बात की बात है, समझते हैं ये इसको। नौकरी दी जा रही थी, और नौकरी किस लिए थी? क्योंकि बेरोजगारी है, अच्छा वेतन दे रहे हैं, अच्छा वेतन दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं कि जो उनके जो हिंदू हैं या अन्य हैं, हिंदू मुस्लिम सिख अन्य हैं, उनको क्या कर रहे हैं? धन परिवर्तन करा के क्रिश्चियन बना रहे हैं, धन परिवर्तन करा के क्रिश्चियन बना रहे हैं। और लोभ किस चीज़ का है? अच्छा वेतन का। दूसरा लोभ किस चीज़ का है? नौकरी का। सबसे पहला लोभ कौन सा था? शिक्षा मिलेगी। शिक्षा के साथ साथ क्या करा दिया? धन प्रचार भी करा दिया। और फिर उन्हें वो नौकरी दे रहे हैं, धन परिवर्तन भी करा रहे हैं, अच्छा वेतन दे रहे हैं। टोटल कौन हो गया? वो क्रिश्चियन हो गया। यही होता था उस वक्त, और आज भी कहीं ना कहीं ये होता है। ठीक है, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईसान लिख दिया हमने, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश भारत में लागू कर दिया और धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी। ठीक है, ये था आपका 1793 का चार्टर। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं कि थोड़ा इरेज करेंगे ऊपर का, ये 1813 का ही है कि सबसे पहले ऊपर होता था बंगाल का गवर्नर जनरल। सबसे पहले कौन होता था? बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके नीचे कौन होता था? प्रांतीय सरकारें, जैसे मुंबई हो गया, मद्रास हो गया। और गवर्नर जनरल कहाँ का होता था? बंगाल का। और बंगाल के ऊपर कौन गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल के ऊपर कौन था? संसद, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये क्या होती थी? प्रांतीय सरकारें होती थी। प्रांतीय सरकार होती थी। इन्हें क्या बोलते थे? मद्रास और मुंबई दोनों की क्या बोलेंगे? प्रांतीय सरकार होती थी। अब इस एक्ट के तहत, इस चार्टर के तहत ये किया गया, ये 5वां नियम आप डाल लीजिएगा। ये ग्राफ हमने इसलिए बनाया कि आपको समझ में आए। तो इसलिए ये किया गया कि अब जो है प्रांतीय सरकार भी विधि बना सकती हैं। विधि मतलब कानून। प्रांतीय सरकार भी कानून बना सकती हैं। प्रांतीय सरकार भी कानून बना सकती है, बशर्ते कैसे उन्हें वो उस कानून को लागू किया जाएगा? उन्हें क्या करना पड़ेगा? जो प्रांतीय सरकारें हैं, कानून बनाने के बाद में मतलब कानून लागू नहीं होगा, कानून बनाएंगी, उसको सूचित करेंगी बंगाल के गवर्नर जनरल को, और सूचित करने के बाद में उसको फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो संसद है उससे पारित कराना पड़ेगा। प्रांतीय सरकार भी चाहे तो मतलब जो आप है कानून बना सकती हैं, पर उसको सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को सूचित करना पड़ेगा, और फिर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से उसे पास कराना पड़ेगा, और अब वह कानून बना सकती है। तो टोटली क्या हो गया कि प्रांतीय सरकार भी विधि बना सकती हैं। तो 5वां पॉइंट क्या हो गया कि प्रांतीय सरकारों को भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये था 5वां पॉइंट। ये था 1813 का चार्टर है। और आप समझ रहे होंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट वो कर क्या रही है, कंपनी पर कितना नियंत्रण लगा रही है। और आगे बढ़ेंगे चीज़ों को, और अभी 1833 का चार्टर आएगा, 1858 का आएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। बस लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।